आज मेरे साथ हैं उमर इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो घर से अपने फंड्स लेके आएगा और अपनी आईडी लेके आएगा, दैट्स इट। कोई भी काम नया शुरू करते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता काम का, आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, आप कहते हैं बस ये बिजनेस आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आ रही है। हर बंदे का शुरू में नए बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार जो भी बंदा है बस उसको पकड़ो। चलिए, सबसे पहले एक लैंडलॉर्ड आपके पास आता है, कहता है मैंने मेरी प्रॉपर्टी चढ़ा दो। हम तो खड़े होते हैं कि लैंडलॉर्ड आए और हम प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें उससे क्या क्या पेपर वर्क चाहिए होता? गैस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक, EIRC और फिर EPC, ये चीज़ें, और प्रॉपर्टी लाइसेंस। हम लैंडलॉर्ड को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? यानी लैंडलॉर्ड हमारे पास क्यों आए, एजेंट के पास क्यों जाए? आपके लिए इसे मुज़र सेहत होगा अगर आप अपनी सारी बात अपने एजेंट को, डॉक्टर को, वकील को पूरी नहीं बताएंगी तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। अच्छा उमर, ऐसा कभी हुआ है कि एक बंदा आपके पास आके पड़ा, मेरे पास पड़ा ऐसे है वैसे है, मैं बहुत सेटल्ड हूँ लेकिन जो प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए वो, और वो अपने आप को प्रेजेंट कुछ कर रहा है, लेकिन जब आपने उसका रेफरेंस चेक किया उसमें CCJ निकल आया, फिर तो इनकार है सीधा। लेकिन अब मैं लैंडलॉर्ड में कहती हूँ भाई उमर प्लीज ये देखे मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ किसी तरह से चलिए फिर आपको ऑफिस आना पड़ेगा। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर। आज का टॉपिक क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितने लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और कितना इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग जानते हैं कि मेरे पॉडकास्ट 99% जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स इस मुल्क में आती हैं, इस मुल्क से बाहर आती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका कोई रेजोल्यूशन हो, उसकी कोई, हम लोग आपको कोई हल बता सकें। इस मुल्क में रहने वाले लोग या बैरून मुल्क से इस मुल्क में मूव होने वाले लोग, इस मुल्क ये क्या है, कौन सा मुल्क है, हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके में आप जैसे ही लैंड होते हैं या फिर आप ऑलरेडी रह रहे हैं और आप अलग से अपना एक घर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं फ़िलहाल घर रेंट पे लूँ और फिर जैसे जैसे मेरे पास इनकम हो या मेरे पास डिपॉजिट जमा हो तो फिर मैं घर बाय करूँ। तो घर रेंट पे जब लेने चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन हो तो आपको कहते हैं ना कि जलील नहीं होना पड़ता, अदरवाइज आप एजेंटों के चक्कर मारते रहते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं उमर इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा उमर, आप इस बिजनेस में कब से? मैं सिंस 2010, यानी कि 15 ईयर्स हो। जी यानी कि आपने करेक्ट बंदा पकड़ा है कि जो इन्फॉर्मेशन दे जी सकता है। कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो उमर, सबसे पहले तो ये कि एक इंसान जिसको घर रेंट पे चाहिए आपके पास आता है, आपको कहता है भाई रेंट चाहिए, रेंट पे मुझे घर चाहिए। अब वो अपने घर से, उसके माइंड में जो चल रहा होगा एज ए ले पर्सन, जी वो घर से अपने फंड्स लेके आएगा और अपनी आईडी लेके आएगा, दैट्स इट। उसको लगेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरी आईडी की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। तो क्या सिर्फ इससे काम चल जाता है? नहीं, आजकल तो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं चलता। पहले ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि लोग आते थे, वो समझते होंगे कि हमारे पास ये रेंट है, ये डिपॉजिट है, ये हमारी आईडी है और बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहले हो जाता था, बहुत साल पहले ऐसे। तो अब तो टाइम चेंज हो गया, अब तो काफ़ी इसमें चीज़ें मज़ीद ऐड हो चुकी हैं इस बिज़नेस में, इस काम में। लैंडलॉर्ड्स भी और गवर्नमेंट भी, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से न्यू पॉलिसीज़, न्यू चीज़ें आ रही है, इसको ले के चल रहे हैं लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। सो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, पेपर वर्क भी ऐड होता जा रहा है। पहले एक पेपर आईडी पे चलता था, फिर बैंक स्टेटमेंट ऐड हुई, फिर पे स्लिप्स ऐड हुई, तो करते करते अब प्रॉपर्टी लेट करते हुए आपको 10-11 चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। यानी फाइल की जो एक उसका वजन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो के अब पेपरलेस हो रहा है काम जी, मगर ये है कि चेक आपका टाइम, आपका जो, जी बिल्कुल, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यू डिलिजेंस की वो अब ज़्यादा है।
तो काफ़ी बढ़ चुका है काम। जी। अच्छा, टेनेंट को तो हम प्रॉपर्टी तब देंगे ना जब हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। जी। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम आ जाते हैं लैंडलॉर्ड की तरफ। ठीक। कुछ सालों पहले ये होता था कि एक बंदा आए, चाबी दे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको रेंट आउट कर दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे था। और आप जिसके पास पोजेशन है, यानी जिसके पास चाबी है, तो तुम्हें लगता था यही लैंडलॉर्ड, यही लैंड। ऐसे ही होता था ना। अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। अब अगर आपके पास कोई चाबी लेके आता है तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि वाकई ये इसका हकदार है भी कि नहीं, ये लैंडलॉर्ड है भी कि नहीं। हमने जब, अब आपको मैं बताता हूँ, जब हमने नया नया काम शुरू किया उस टाइम ओबियसली जब आप कोई भी काम नया शुरू करते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता काम का, आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, आप कहते हैं बस ये बिजनेस आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आ रही है। हर बंदे का शुरू में नए बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार जो भी बंदा है बस उसको पकड़ो, लैंडलॉर्ड को पकड़ो। हाँ, उसको पकड़ो। यानी कि किसी भी किस्म का बिजनेस होगा उसमें सब की यही मेंटालिटी होती है। मगर फिर इवन के हम लोग उस टाइम लैंडलॉर्ड से आईडी भी नहीं मांगते थे, कुछ भी नहीं मांगते थे कि यार लैंडलॉर्ड, हम खुद नए थे इस काम में, थोड़ा सा हमारा वो landlord कॉन्फिडेंस से- नहीं था। हाँ। हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पर हम भी ये समझते थे कि ये प्रॉपर्टी है, ये टेनेंट है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाना है और हमारी डील हो जाएगी। लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा ये भी होता था कि लैंडलॉर्ड इज गिविंग अस बिजनेस, जी। तो लैंडलॉर्ड होगा तो टेनेंट की तो लाइन बेसिकली दोनों तरफ से बिजनेस था। आपको याद होगा 15 साल पहले हम लोग सिर्फ लैंडलॉर्ड से नहीं कमाते थे, हम टेनेंट से भी कमाते थे। दोनों तरफ से आपको फीस मिलती थी, ऑल्दो के उस टाइम कम होती थी, हाँ जी। मगर वो फिर आस्ता आस्ता बढ़ती गई। फिर इसके बाद वो धड़ाम से उसका धड़ाम तख्ता बैठा दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया था। बहुत सी कंपनीज थी जो टेनेंट फीस होती थी, देखें टेनेंट तो बेचारा ऑलरेडी रेंट और डिपॉजिट दे रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट फी अलग ली जाती थी, उससे रेफरेंस फी अलग ली जाती थी, उससे प्रॉपर्टी फाइलिंग फी अलग ली जाती थी। जी। तो बहुत से एजेंट्स ने उसको बहुत मिसयूज किया। अब हमारे लिए ये काम ही लीगल हो गया, मगर आउटसाइड द वर्ल्ड लोग आके ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तरीके जो है ना वो तरीके चेंज हो गए। चलिए, सबसे पहले एक लैंडलॉर्ड आपके पास आता है, कहता है मैंने मेरी प्रॉपर्टी चढ़ा दो। हम तो खड़े होते हैं कि लैंडलॉर्ड आए और हम प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें उससे क्या क्या पेपर वर्क चाहिए उस टाइम? टर्म्स ऑफ लैंडलॉर्ड आपको ज़्यादा नहीं चाहिए इतना डॉक्यूमेंट्स। उसकी सबसे पहले आईडी कि देखें लैंडलॉर्ड है कौन, इसकी खुद उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो लेनी है आपने सबसे पहले। नंबर 2, आपने उससे ये कंफर्म करना है कि प्रॉपर्टी आपकी अपनी है। आईडी तो चलेगी, वो आईडी है ना, वो तो हर बंदे के पास। उसके बाद प्रॉपर्टी की ओनरशिप हम ओनरशिप करें कि आप इसके लैंडलॉर्ड है, आप या कोई शेयर्ड ओनरशिप तो नहीं है इसमें। अगर शेयर्ड ओनरशिप भी होती है किसी प्रॉपर्टी, तो अगर शेयर्ड ओनरशिप है तो सब लैंडलॉर्ड्स की हमें कंसेंट चाहिए, यार कंसेंट होगा तो हम आगे लेट करें। बिल्कुल। और उसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जैसे गैस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक, EIRC और फिर EPC, ये चीज़ें, और प्रॉपर्टी लाइसेंस। प्रॉपर्टी लाइसेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हम लैंडलॉर्ड से सबसे पहले पूछते हैं। अगर तो उनके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम ऑर्डर कर देते हैं इलेक्ट्रिशियन, गैस इंजीनियर्स या EPC करने वाले, सब लोग अवेलेबल होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट में, तो वो हम बनवा लेते हैं। पर जो लैंडलॉर्ड से चाहिए वो उसकी आईडी और उसकी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर हो तो वेल, अगर नहीं तो वो बन भी जाता। अच्छा, एक और लॉ आ रहा है बहुत जल्दी जी। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि लैंडलॉर्ड का हमने एक और पेपर वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेक करना होगा प्रॉपर्टी लेते हुए, कि वो किसी भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के ऊपर अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई ऑफेंस उस पर इम्पोज है या कहीं ना कहीं से उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको लिस्ट में डाला हुआ है, तो वो आप सैंक्शन चेक करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी ऐसा सैंक्शन चेक में कोई चेक फेल होता है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म समबडी इन द गवर्नमेंट मे बी। बट अभी हमने चेक्स किए हैं, 2-3 ही किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पास ही हुए। किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई जो हम जिसको रिपोर्ट करें या हम उसके बारे में मज़ीद देखेंगे अब इसको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं टेनेंट की तरफ। टेनेंट जब आता है कि भाई मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है?
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा पर्सनली अगर आप पूछे, ओवर द लास्ट 15 years ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं इसी काम में हूँ, तो जो कुछ निचोड़ है जो हमने निकाल के रखे हैं टेनेंट से 3-4 क्वेश्चन मैं पर्सनली खुद करता हूँ, जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यार ये टेनेंट सीरियस है नहीं है, या जैसे कि लोग विंडो शॉपिंग 2 महीने पहले घर से निकल आते हैं क्योंकि नोटिस पीरियड 2 months का होता है जी लैंडलॉर्ड की तरफ से। तो हमें मेन चीज़ देखनी होती है कि इनकी एग्जैक्ट मूविंग डेट क्या है, यानी कि जो उनकी डेडलाइन हो, यानी कि उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग अपनी मूविंग डेट तक विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। आप उनको प्रॉपर्टी पसंद भी करवा देंगे ना, वो फिर भी इनडिसाइसिव होंगे, वो कि अच्छा हम कुछ और देख लेंगे, सस्ता में कुछ और दिखा दें, या हम वाइफ से बात करेंगे, या हम हस्बैंड से बात करेंगे, या हम फ्रेंड से बात करेंगे, जो फैमिली जिसने भी शेयर कर रहा होता है वो आपस में एक दूसरे से, तो वो इस दौरान आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है और वो प्रॉपर्टी मीनवाइल आप लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड को जल्दी है प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड तो एक दिन। सो मूविंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने ये उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो कहाँ से आ रही है, वो क्या किस पे बेस कर रही है, आइदर वो क्लेम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, कितने लोग हैं, तो और फंड उनके पास अवेलेबल है या नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन है। आपकी मूविंग डेट, आपकी हाउस होल्ड इनकम, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और भी है कि आपने कितने अरसे के लिए रेंट करना है। 6 months, 12 months, लॉन्ग मे बी मोर देन 12 months। ये कुछ क्वेश्चन लाजमी पूछने होते हैं। उमर, टेनेंट को प्रॉपर्टी पसंद आ गई, ठीक है, अब हम पेपर वर्क चाहिए हमें, क्योंकि पेपर वर्क के बगैर तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपको टेनेंट से क्या क्या पेपर वर्क चाहिए होता है जो लाजमी है, कंपल्सरी है, उसके बगैर आप उसको चाबी नहीं देंगे इन एनी केस? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपकी आईडी आती है, आपकी पे स्लिप्स आती हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, और आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आता है। ठीक है, आपका काम 2 चीज़ों पे आराम से हो सकता है। नंबर 1 आई वुड से कि आपकी फ़ोटो आईडी, ऑब्वियसली उसके साथ जो बाकी चीज़ें उससे कनेक्टेड है, जैसे राइट टू रेंट चेक करना आपका, आप अगर वीज़ा पे हैं तो आपकी कितनी जो राइट टू रेंट परमिशन है वो, ये सारी चीज़ें आईडी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली आई एम गोना मेक इट शॉर्ट कि आईडी, फिर उसके बाद आपकी पे स्लिप। आईडी आपकी पर्सनल, मतलब आपको आइडेंटिफाई करती है कि बंदा कौन है। अच्छा, आईडी में एक चीज़, अगर तो एक बंदा ब्रिटिश है, ठीक है, वो तो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट ले आएगा जी। एक बंदा ब्रिटिश नहीं है, उसकी कोई भी अदर पासपोर्ट है उसके पास, आप उसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये जो प्रेजेंट कर रहा है इट्स अ जेन्युइन? हाँ, अगर आपने वेरीफाई करनी है डी चेक, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक प्राइवेटली जो हमारी जो सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे होमलेट है, उनके पास भी ये सर्विस अवेलेबल है कि आप उनकी आईडी वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लेट्स से जो वीज़ों पे हैं लोग, जैसे कोई स्टूडेंट है, वर्क परमिट पे उनका तो आप वीज़ा नंबर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको उनका पता चल जाएगा। उनका राइट टू रेंट बेसिकली वो आईडी भी प्रूफ करता है जी, और वो आपका बता देता है कि कितनी परमिशन है इनके पास यूके में रहने की काम करने की, वो सारी वो चीज़ें हमारी वहाँ से मतलब वो वेरीफाई हो जाती है। और दिस इज कंपल्सरी थिंग, यू हैव टू। अगर वो हम नहीं करेंगे तो इट मीन्स अगर कोई आईडी फेक है, वीज़ा का फेक है, तो वो सिस्टम में नहीं आएगा, क्योंकि वो हम जहाँ चेक करते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, होम ऑफिस की वेबसाइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने उसकी आईडी चेक कर ली, उसने हमें वेजेस स्लिप्स दी जी। अब वेजेस स्लिप से कैसे पता चलता है कि ये बंदा इतना रेंट अफोर्ड कर सकता है? उसका क्या तरीका होता है? कोई कैलकुलेशन है, कोई आइडिया होता है? पे स्लिप बताती है आप कितने अमीर हैं। हाँ। तो अमीरों की पे स्लिप डिफरेंट होती है, स्टूडेंट की पे स्लिप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो ऑब्वियसली जितनी हैवी पे स्लिप है उतना अच्छा हमें लगता है देख के यार गुड क्लाइंट। बट देयर इज एनी लाइक ऐसे कोई कैलकुलेशन टेबल होता है जिससे पता लगता है
कि फ़र्ज़ करें एक बंदे की 50,000 वेजेस हैं, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये इतना रेंट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? कोई कैलकुलेशन होती है, कोई बिल्कुल होती है। इसका सिंपल फार्मूला, वैसे अगर जो गाइडेड फार्मूला जो अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हम तो इंश्योरेंस बेस्ड उस पर आएंगे, हम इंश्योरेंस की तरफ भी आते हैं, मगर फार्मूला यही है कि 2.5 टाइम्स इनकम होनी चाहिए ना। लेट्स से अगर 1000 रेंट है आपका, तो अगर आपकी पे स्लिप मुझे नेट 2,500 दिखा रही है, बिल्कुल, तो आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल टू गिव यू द प्रॉपर्टी। मैं ये जानने सुनने वालों को मैं यही एक इन्फॉर्मेशन आपसे दिलवाना चाह रही थी कि अगर एक बंदा घर लेने जाता है तो उसको पता हो कि अच्छा मेरी इतनी वेजेस है तो मैं इतना रेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं तभी इतने रेंट की प्रॉपर्टी में जाऊँ। क्योंकि अदरवाइज बहुत से लोग होते हैं जिनको होता है कि अच्छा 2,000 वेजेस है, चलो मैं किसी तरह 1,500 की प्रॉपर्टी लेके मैं पूरा कर लूँगा, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर काउंसिल टैक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, वाटर ये बिल। हमारा 2.5 टाइम का फार्मूला जो है वो काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि 1000 अगर रेंट है किसी का 1000 पाउंड उन्होंने रेंट दिया, ऊपर 500 पाउंड आप रेंट बिल्स, काउंसिल टैक्स, XYZ की जो एक्स्ट्रा दूसरे एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हो सकते हैं, और रेस्ट ऑफ 1000 पाउंड आपकी लिविंग कॉस्ट है, खाना पीना भी तो रहना, खाना पीना रहना, एक्चुअली जिंदगी कपड़े। हाँ, अगर आपकी रेंट 1000 है, आपकी इनकम 1500 है, सो वो तो आपका हैंड टू माउथ भी नहीं, मुझे लगता, मुझे तो लगता है हैंड ही, मतलब माउथ तक तो पहुंचेगा ही नहीं। डेफिनेटली मुश्किल होगा, और वो ऑब्वियसली मुश्किल उनके लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि यार ये बंदा रेंट कैसे देगा, 1 महीने देगा, 2 महीने देगा, फिर वो उसमें फिर कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम आती है। 100 आउट ऑफ 100 अगर आपके 10 से 15 टेनेंट्स आपको मंथली एवरी मंथ आपको तंग कर रहे हैं, तो आपका पूरा महीना तो इस रेंट चेज में गुजर जाता है। अच्छा, उसके बाद एक आता है कि हम लाइन ऑफ को किस तरह से यकीन दिलाते हैं कि आपका रेंट टाइम पे आएगा। इसमें आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जिससे इधर इज गारंटेड रेंट और इंश्योरेंस, जिससे लाइन को पीस ऑफ माइंड? बहुत सारी सर्विसेज हैं, आई विल एक्सप्लेन ओनली 2। नंबर 1, हर एजेंट यहाँ पे आपको नजर आएगा हाई स्ट्रीट में रेंट गारंटी ऑफर करते हैं। बिल्कुल, 0% रेंट गारंटी, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो लैंडलॉर्ड को अट्रैक्ट करता है। मतलब मगर कुछ लैंडलॉर्ड है वो इस चीज़ पे नहीं आते, उनका तजर्बा हो गया होता है तब नहीं आते, अदरवाइज रेंट गारंटी इज एन ऑप्शन कि आप अगर किसी ऑथेंटिक अच्छे एजेंट से आप रेंट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार रेंट आएगा, बिकॉज अब एजेंट को आपने प्रॉपर्टी दे थी, तो अब वो प्रॉपर्टी खाली है या टेनेंटेड है, आपको उन्होंने दोनों सूरतों में रेंट एक फिक्स डेट पे देना ही देना, अनलेस इट्स अ वीकेंड, तो वो आपको एक फिक्स डेट पे आपको रेंट देते रहेंगे। ठीक है, और आपका एक टाइम उनके साथ होता है, जैसे 2 साल पे आपको 2 साल तक यही रेंट मिलेगा या 3 साल तक? 2 साल के लिए साइन कर सकते हैं, 3 की कर सकते हैं, 5 की कर सकते हैं, आप जितना। इसमें जो एजेंट होता है उसका भी रिस्क इन्वॉल्व, कभी भी 100% ये तो नहीं कह सकते कि रिस्क जो है वो 300 का है कि मैं 300 लूज कर रहा हूँ, मुझे ये रिस्क, मैं खुद लैंडलॉर्ड अगर ये सोचे, आप ये सोचेंगे अगर आपको ऐसा टेनेंट मिल गया जिसने आपको रेंट ना दिया और वो प्रॉपर्टी से निकला भी नहीं, तो ये आप समझ लें कि ये तकरीबन 8 मंथ्स का प्रोसेस है। बिल्कुल, तो आप ये सोच लें कि वो आपके 8,000 बनते हैं प्लस इविक्शन कॉस्ट, तो ये आपको जाके कॉस्ट करेगा 10,000 12,000 के आसपास। ये हम बात करें छोटी प्रॉपर्टी 1000 वाली। आजकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके रेंट्स आप देख लें, 1 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम प्राइसेस क्या होने एलिफर्ड में। 1000 तो हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, 1000 का तो मुझे लगता है कि स्टूडियो फ्लैट भी नहीं मिलेगा। लिटरली अभी ऑन स्वीट रूम आता है 1000 रूम आता है, जी एक रूम आता है। बिल्कुल, पहले था फ्लैट, अब तो 1000 में कमरा अगर स्टूडियो मिल जाए तो गनीमत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा ये तो गारंटीड हो गया, उसके बाद अनदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिर हम लैंडलॉर्ड को इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली, हम तो इंश्योरेंस ब्रोकर नहीं है ना, हम इंश्योरेंस कंपनी है, पर ओबियसली जो कंपनीज
मार्केट में अवेलेबल है वही कंपनीज हैं जो रेफरेंसिंग करती हैं, फिर उन्हीं के थ्रू हम इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि हम लैंडलॉर्ड को ये कहते हैं कि आपको ये फिक्स रेंट आएगा गारंटीड, मगर ये वाली रेंट गारंटी आपको इंश्योरेंस बेस्ड रेंट गारंटी है, ये हमारे एजेंट की तरफ से नहीं है। इंश्योरेंस बेस्ड रेंट मतलब ये है कि अगर आपको रेंट नहीं आता तो आप क्लेम डालेंगे, क्लेम करेंगे सब, तो क्लेम अप्रूव होगा तो आपको रेंट आएगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी जी, नॉट फ्रॉम अस। हाँ, तो उसकी एक फीस है जो एक लमसम फिक्स, जैसे आप गाड़ी के इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ, जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस घर की इंश्योरेंस लेते हैं, सेम प्रोसीजर। इसी तरह आप रेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेते हैं तो वो लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, उसमें जो फिर कोर्ट का खर्चा होता है वो कौन देता है? वो फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। आपको आप आराम से यू जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक अगेंस्ट जा सकते हैं। अच्छा, हम इंश्योरेंस किन हालात में क्लेम कर सकते हैं? अगर टेनर रेंट ना दे, सिंपल, अगर टेनर ने रेंट नहीं दिया 30 डेज तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें रिपेयर्स इन्वॉल्व अगर हो तो रिपेयर अगर इन्वॉल्व होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिक्लाइन करेगी। सो यही तो मैं अभी 2 मिनट पहले कह रहा था, आपने अपनी प्रॉपर्टी को वेल मेंटेन रखना है। वेल मेंटेन, तो लैंडलॉर्ड्स को ये बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि अगर रेंट नहीं दिया तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी शुड बी इन अ गुड कंडीशन। 100% आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डिस रिपेयर का क्लेम जब भी और जहाँ भी जैसे भी उठेगा बाकी सारे क्लेम बैठ जाएंगे और होमलेट जो वैसे ये इन्फॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए, लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। हाँ, लेकिन मगर उसकी एविडेंस भी होनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू मैंने इसलिए रेंट नहीं दिया क्योंकि डिसरिपेयर्स थी, अब वो उसका रिकॉर्ड मांगेंगे। आपने कब फोन करके या कब ईमेल की, ईमेल आपने कब की, आपने इन रिटन कब दिया कि मेरी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो वो नहीं जी, उसकी पूरी कम्युनिकेशन हिस्ट्री आपको निकालनी है, आपको पूरी कंप्लेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे ही सेम डे उठ के नहीं कह सकते कि मेरे घर में, मैं तो इसलिए नहीं दिया। अगर आपको एजेंट टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स आपको रब्ता कर रहे हैं, आपके घर में रिपेयर के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप एक्सेस नहीं देते देन इट इज योर ओन फॉल्ट, ठीक है ना, इट डजंट गो टू द लैंडलॉर्ड। बट क्या है कि फॉर द टाइम बीइंग वो एक प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाती है। अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टी चढ़ा दी, चढ़ के प्रॉपर्टी अब उसको हम लैंडलॉर्ड को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? यानी लैंडलॉर्ड हमारे पास क्यों आए, एजेंट के पास क्यों जाए? एक तो हो गया कि हम उनको कहेंगे कि भी रेंट टाइम पे आ रहा है, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि प्रॉब्लम्स ना हों। अगर कोई रिपेयर्स हैं हम वो करवाएंगे, लेकिन रिपेयर्स का भी क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि लैंडलॉर्ड को हम कैसे कन्विंस करें कि लैंडलॉर्ड हमें प्रॉपर्टी क्यों दें। देखिए, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि हमें लैंडलॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, लैंडलॉर्ड को हमारी ज़रूरत है। अच्छा जी, क्योंकि लैंडलॉर्ड, आप माशाल्लाह लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास वक्त नहीं है, लैंडलॉर्ड को हमारी ज़रूरत थी है और रहेगी। तभी जाते हैं जिस बंदे ने ऊपर जाना है वो कहते हैं ना कि ऑलवेज लीव इट टू द प्रोफेशनल। सो ये वो वाला चक्कर है। अगर लैंडलॉर्ड एक सारा दिन अपनी प्रॉपर्टीज को खुद ही देखभाल करता है तो वो और कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ और नहीं कर सकता। तो फिर वो और प्रॉपर्टियां बनाएगा कैसे अगर वो यही करता रहे? सारा दिन अपने घर का एक स्विच जाके चेंज करता रहेगा तो वो कहते हैं ना, दे हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। तो अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो छोटी चीजें आपने छोड़नी होती है, मामलात बहुत ट्रिवियल है, आप इनको एजेंट के हवाले करें और कुछ और करें जाके। आप अपना काम करें, बिल्कुल। अच्छा, हम टेनेंट को प्रॉपर्टी में मूव किया तो इन्वेंट्री, हाँ, इन्वेंट्री तो टेनेंसी मूवमेंट प्रोसेस है ना, वो जो टेनेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जैसे तो सब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, डिपॉजिट सेव कर लिया, इलेक्ट्रिक, गैस, OTC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सर्व किए टेनेंट्स को, पूरी एक फाइल तैयार होती है। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले भी काम है और रेंट के होने के बाद तो ज़्यादा काम शुरू होता है। जो फाइल आपने बनानी है, जो क्लोज करनी है, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखनी है और उसको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द टेनेंसी। अच्छा, उमर, एक बंदा प्रॉपर्टी, कहते हैं ना कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जी। इसी तरह एजेंट से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिल्कुल।
तो टेनेंट बनने से पहले एक एप्लीकेंट होता है। बिल्कुल। तो जब कोई एप्लीकेंट आता है, अब एक फर्ज करें मैं, ठीक, अब मैं आपके पास आऊँगी, मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को वेल प्रेजेंट करूँ, मैं सब कुछ ना बताऊँ, सारे पत्ते ना खोलूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं बस अच्छा अच्छा ये बताऊँ। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपके लिए से मुज़र सेहत होगा अगर आप अपनी सारी बात अपने एजेंट को, डॉक्टर को, वकील को पूरी नहीं बताएंगी, तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। आपने अपनी ट्रू सिचुएशन, जो रियल ग्राउंड रियलिटी है, जो आपकी जो रियल आप जिस सिनेरियो में है, वो आपने उनको बतानी है, जिससे भी आप डील करें, चाहे वो एजेंट है, स्पेशली एजेंट्स का। अगर आप उनको सही बताएंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। किस किस ने रहना है ये भी आपको पता होगा। अगर आपकी फैमिली है, हम 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो सबकी आईडी लेकर आए, लेकिन आए सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल सी छोटी सी बना के, जैसे सीवी एक होती है कि आप सीवी देखते हैं किसी की, तो आपको पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या एज है। इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चनेयर फॉर्म तो वैसे एजेंट्स देते हैं, मगर आपको ये 4-5 चीज़ें जो जहन में रखनी है, मूविंग डेट, इनकम अपनी, और कितने लोग हैं, और कौन सा एरिया चाहिए, और मेन रीज़न क्या है कि आपने उस एरिया में क्यों जाना है। जैसे कुछ लोग हैं उनको स्कूल चाहिए, एक स्पेसिफिक किसी बच्चे का स्कूल है, वो उनको वहाँ पे ही उसी कैचमेंट में चाहिए, तो ये चीज़ें आप एजेंट को पहले बताएं, तो वो आपको फिर उसी तरह से फिल्टर्ड प्रोडक्ट निकाल के देगा कि दिस इज फॉर यू। ये नहीं कि अभी अच्छा उधर है प्रॉपर्टी है तो वो दिखा दो, उधर है तो वो दिखा। आपने रैंडमली बस आने जाना कि दे दो कहीं भी, कि यहाँ आप दिखा दें, देखते देखते नहीं, आपने टारगेट बनाना है अपना कि आपको चाहिए क्या। अच्छा उमर, ऐसा कभी हुआ है कि एक बंदा आपके पास आके पड़ा, मेरे पास पड़ा ऐसे है वैसे है, मैं बहुत सेटल्ड हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए वो, और वो अपने आप को प्रेजेंट कुछ कर रहा है, लेकिन जब आपने उसका रेफरेंस चेक किया उसमें सीसीजे निकल आया। अब सीसीजे बताते चले कि काउंटी कोर्ट जजमेंट, तो सीसीजे निकल आया, फिर क्या करते हैं? प्रॉपर्टी देंगे उसको कि नहीं? फिर तो इनकार है, सीधा इनकार है। सीसीजे वाले ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये तो एक रेड फ्लैग है। देखें, अक्सर लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे एकदम खड़े होके कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा। जब हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आगे से उनके अक्सर लोगों का ये जवाब होता है, असी प्रॉपर्टी खरीदना आए हैं, असी तो रेंट करना आए हैं, डॉक्यूमेंट। मैं कहा आपने तो कहा था हम सब कुछ दे देंगे, हमारे पास सब कुछ है। तो यहाँ पे आके ना लोग थोड़ा सा ना ब्लंट हो जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ नहीं होता, आपके पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कुछ मैनेज करना होता है हमेशा। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब भी किसी एजेंट को कॉल करें, उसको अपनी सही सिचुएशन बताएं। अगर कोई चीज़ ख़राब भी है तो एजेंट के साथ बात करें, उनको बताएं, इसका हल बताएं। तो अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है, वो आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब एक बंदे को सीसीजे लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए, लग गया, अब उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो हमारे पास क्या हल हो? उसको गारंटर चाहिए, उसको एक बंदा उसकी जिम्मेदारी लेगा। कोई बंदा उसको ऐसा चाहिए जो उसकी कमर पे हाथ रखे, उसके सर पे हाथ रखे, और अगले 2-3 साल उसको साथ लेके चले। और लोग याद रखें हमेशा कि जो सीसीजे है ना, ये बहुत छोटी छोटी बड़ी चीज़ों पे रेट लगेंगे, छोटी, यानी आपको पार्किंग टिकट पे सीसीजे लगेगा, आपको मोबाइल का बिल ना देने पे लगेगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी रेंट आउट हो गई, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लैंडलॉर्ड हैप्पी है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अचानक लैंड टेनेंट कहता है मैं नहीं देता रेंट, मेरी कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है और वो ही रेंट प्रोवाइड कर रहा था। अब वो काउंसिल के पास जाएगी, क्लेम करेगी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, एकदम से तो ऐसे नहीं होगा कि फॉरन मिल जाएगा। या एक बंदा कहता है मेरी जॉब चली गई है, मैं नहीं रेंट दे रहा, और हमने उसकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। अगर चलिए वो तो प्रोसेस आपने पहले बताया कि इंश्योरेंस सब कुछ करें। अब एक लैंडलॉर्ड थोड़ा स्टेंजी हो गया, उसने सोचा नहीं बेट, मुझे तो इंश्योरेंस के पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मैंने निगरानी, बंदा ठीक लग रहा है, पेपर वर्क ठीक लग रहा है, दे दो प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी भी दे दी। अब वो कह रहा है मेरे पास रेंट नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्या करेंगे? फिर लैंडलॉर्ड को करेगा इंश्योरेंस क्यों नहीं ली तुमने, तुम्हें ऑफर की थी ना पहले से। क्योंकि देखिए अगर तो रेंट गारंटी होगी तो फिर तो हम खुद चीज़ को लुक आफ्टर करें जी। अगर हमने लैंडलॉर्ड साहब को ऑफर किया था
सारे सर्कमस्टांसेस उनको बताए थे, और अगर उन्होंने हैप्पीली रिस्क लिया है तो दिस इज गिल्ट फॉर यू। लेकिन अब मैं दायरा में कहती हूँ भाई उमर प्लीज ये देखे मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी प्रॉपर्टी छुड़वा किसी तरह से चलिए फिर आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, कितना लंबा प्रोसीजर होगा और कितना टाइम लगेगा? देखिए ये तो बड़ी अर्ली स्टेज है। अगर आपका कोई रेंट रुक गया, रेंट तो रुकते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आप उनसे निगोशिएट करें अपने टेनेंट्स के साथ, उनके साथ सारी ऑप्शन डिस्कस करें, निगोशिएट करें, उन्हें ऑफ़र करें कोई हेल्प अगर उन्हें चाहिए, या अगर उनका पर्सनल कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो बेनिफिट्स अप्लाई कर लें। अगर बेनिफिट्स उनके रुके हैं तो क्यों रुके हैं, कोई वो हमेशा किसी ना किसी रीज़न की वजह से रुकते हैं। हाँ, और वो अब प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ रहे, वो कहते भाई मैं तो जब तक कोई और प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या मेरी जॉब हो जाएगी तो ही मैं रेंट दूंगा। और हम अब लैंडलॉर्ड कह रहे हैं इसको निकालो, फिर वो 2 मंथ्स का वेट करेंगे हम। अगर 2 महीने 2 रेंट उन्होंने ना दिए, यानी कि लेट से आज आपका रेंट ड्यू है और 30 डेज बाद आपका दूसरा रेंट ड्यू है, आज आपने रेंट नहीं दिया, 1 महीना आपका गुजरेगा, अब एक और रेंट आपका सर पे आ जाएगा, वो भी आपने नहीं दिया। जैसे ही वो आपने नहीं दिया तो एजेंट कैन सर्व सेक्शन 8 नोटिस, वो 2 वीक्स का नोटिस है। आफ्टर 2 वीक्स a landlord or agent can go to the court and claim possession and the money judgment. अच्छा, सेक्शन 21 क्या है? Section 21 is just a normal notice to ask the tenant to leave the property. अगर वो रेंट दे भी रहा है, बिल्कुल दे भी रहा है, सिर्फ वो आप तब सर्व कर सकते हैं जब कोई फिक्स टर्म आपकी वैलिड नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है या इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वो एक्सपायर होने वाला है तो आप उनको 2 मंथ्स का नोटिस देके प्रॉपर्टी की पोजीशन ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर ऐसे तो वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो छोड़ देते हैं तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, उनको पता होता है कि लैंडलॉर्ड को काफी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, उनकी एक जेन्युइन रीजन है, उनको चाहिए, और 2 मंथ्स इज वेल एनफ टाइम कि यू कैन फाइंड अनदर प्रॉपर्टी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि सेक्शन 21 स्क्रैप हो रहा है। ये अभी काफ़ी सारी चीज़ें आगे चेंज हो रही है, स्क्रैप कह सकते हैं, हाँ जी हो रहा है। बिल उन्होंने इसमें गवर्नमेंट में पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रेजेंट हुआ है। हाँ जी, उसमें नो फॉल्ट जो है ना सेक्शन 21 वो उसको ख़त्म कर रहे हैं कि जैसे पहले था कि लैंडलॉर्ड आपको 2 मंथ्स का नोटिस सेक्शन 21 जिसको भी हम वो दे सकते, वो सर्व कर सकते हैं आपको, अब वो नहीं होगा। ये केस चेंज होने वाला है। अब लैंडलॉर्ड के पास एक रीज़न हो, स्ट्रॉन्ग रीज़न, अगर ये बिल आ जाता है तो खाली उस बुनियाद पे लैंडलॉर्ड आपको सेक्शन 21 दे सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, लैंडलॉर्ड 6 महीने गुजरते हैं, साल नहीं अभी गुजर रहा होता और वो कहते थे रेंट। अब इसका कोई लॉ है कि या फिर लैंडलॉर्ड का जब दिल करे और मुझ के कहे लेकिन अभी का जो करंट लॉ है या जो भी की जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये कि आप वंस अ ईयर आप इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, 12 मंथ्स में वंस ओनली। एंड हाउ मच, कोई परसेंटेज होती है या बस जितना उसका दिल करेगा फिर उठ के इतना बढ़ा दो, या मार्केट वैल्यू? एथिकली तो देखिए बाय लॉ आई थिंक देयर इज नो एज सच कि आप कितने % बढ़ा सकते हैं, कोई सेट फिगर नहीं है। तो ये यही होता है कि सिर्फ मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपका रेंट ऊपर जाता है। लोगों को कैसे पता लगता है आपके पास प्रॉपर्टी है? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और इंटरनेट की दुनिया है। क्या करते हैं प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करने के लिए? देखिए हम तो टू बी ऑनेस्ट सारे प्लेटफॉर्म यूज़ भी नहीं कर रहे क्योंकि इतनी डिमांड है कि 1-2 प्लेटफॉर्म यूज़ करके ही हमारा बिजनेस जो है वो जो लेटिंग का जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो रही है, और हैंडल भी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रेंटल जो टेनेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं हर तरफ। आप कहीं भी इंग्लैंड में, यूके में, कहीं भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ओनली ज़ूपला, राइटमूव, इस तरह की 2-3 वेबसाइट है वो हमारे पास है, मगर समटाइम हमें इन सब पे लगाने की नौबत भी नहीं आती। उससे पहले ही प्रॉपर्टी प्राइवेट हमारे जो सर्कल है या जो पर्सनल कनेक्शंस आप कह लो
उसमें ही वो प्रॉपर्टी व्हाट्सएप ग्रुप्स में चली जाती है। या आपने स्टेटस लगा दिया हल्का सा, तो वो आप हमारा नंबर भी इतना वायरल है कि इतने लोगों के पास है कि वो हमारा स्टेटस कोई 1000 बंदा देख लेता है। तो वो इतना आसान हो चुका है प्रॉपर्टी लेट आउट करना। अच्छा, एक लैंडलॉर्ड या टेनेंट को कैसे पता लगे कि ये एजेंट ऑथेंटिक है, मैंने इस एजेंट के पास क्यों जाना? उसकी हिस्ट्री देखें। ओके, एक एजेंट है, उनकी आप देखें हिस्ट्री। ऑनलाइन आजकल आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपने किसी भी एजेंट को सबसे पहले गूगल पे जाएं, उनकी वेबसाइट देखें, उनके एफिलिएशन देखें, उनकी सर्टिफिकेशन देखें, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें, उनकी वेबसाइट पे देखें कितना काम किया हुआ है उन्होंने, और रिव्यूज़ क्या हैं? रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। रिव्यूज़ तो खैर मैं रिव्यूज़ पे बिलीव नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी डाल देते हैं। एंग्री कस्टमर एंड हैप्पी Angry कस्टमर, वो कस्टमर होते हैं, वो एंग्री वाले बैड छोड़ेंगे रिव्यू, हैप्पी वाले हैप्पी वाले तो शायद ना भी छोड़ते भी नहीं, वो छोड़े एंग्री भी वाला आदमी छोड़े। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की चीज अच्छी लगी है तो रिव्यूज वाला जो है ना, ये आई थिंक बिलीव नहीं करना। डॉजी है ये किसी पे वैसी ऐसी है जैसे तोहमत लगा देना। मेरी आपके साथ किसी और चीज में दुश्मनी है, अटैक में आपकी बिजनेस पे जा, मैं अटैक बिजनेस पे करूंगा। इट डजंट वर्क लाइक। कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोए पड़े हैं और किसी टेनेंट का फोन आ गया है, मेरी चाबी अंदर रह गई है और मैं बाहर खड़ा हूँ? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अभी आपके पास इस जो भी हम बैठे हुए इधर पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी मुझे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं साथ साथ कि चाबी मुझे चाहिए। वो लॉक्ड आउट है, उसकी वाइफ बेचारे की है, उसको जरा इमरजेंसी में देखना है कि अच्छा। हाँ, ये तो वाकया बहुत नॉर्मल है। बहुत ज्यादा होते हैं ना। और देखिए कभी वाटर लीक, कभी इन सब चीजों के लिए खड़ा होता है। तो ये इस चीज के लिए हमारी अवेलेबिलिटी भी एक चीज है। हाँ, किसी और बिजनेस में आप देखें तो आपको शायद प्रेजेंट ना होना पड़े, आपने टीम खड़ी है या कुछ, तो 24/7 आपका कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल, 24/7 कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। हाँ, सर्दियों में गर्म पानी नहीं आ रहा, कभी बॉयलर डाउन, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, क्या बहुत गर्मियों में कॉकरोच आ लोग तो गए। इतने फनी होते हैं, उनकी गैस खत्म हुई होती है, वो हमें कॉल कर रहे होते हैं, हमारी हीटिंग नहीं आ रही। मम पहले अपनी गैस तो चेक करो। क्योंकि वो फिर टॉप अप लोगों को ये भी समझाना पड़ता है लिटरली जाके कि ये बॉयलर है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। चलो हम फर्स्ट टाइम क्यों जाते हैं। अब कुछ चीज़ें जो जैसे पुराने लोग हैं उनको तो अंदाज़ा होता है, मगर जो नए बंदे हैं उनको नहीं होता। अगर कोई पुराना बंदा ऐसी बात करे कि उसको ना गैस मीटर की समझ आ रही है कि टॉपअप है या बिलिंग है, या अब उसने टॉपअप अगर है तो उसने टॉपअप कैसे करना है, अब सम टाइम आपको ये चीज़ें भी संभालनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी बात की, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी टाइम नहीं हो गया। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आपसे अपने जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उमर ने शेयर की इन्फॉर्मेशन। हम बहुत इन्फॉर्मेशन लाए जिनको प्रॉपर्टीज़ चाहिए या जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाए। एंड होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बस जाते जाते मैं उमर से कहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरा कौन से यही मैसेज है कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अपना कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, अपनी ऑनेस्टी को साथ लेके चलें। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टी लेने जैसे जाते हैं तो आप हम एजेंट से सही बात करें तो आपकी हेल्प भी उसी लेवल पे होगी। अगर आप अपने आप को क्लियर नहीं ना रखते किसी भी ज़िंदगी के मामले में, आप खुद कंफ्यूज है या छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए छोटी चीज़ों को पीछे छोड़ना है और बड़ी चीज़ों पे फोकस करना है और आगे जाना। तो बस इसी के साथ हम लोग इजाज़त लेंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उमर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट के नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उमर का सोशल मीडिया हैंडलर भी मेंशन कर देंगे, और आप मुझसे भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और गेस्ट के साथ, एक और बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।